गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने संघीय कार्यपालिका में संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को समझने की कोशिश की थी। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है इसको जानने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल जो है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। व्हाट इज़ द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट। मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था पद्धति की भांति भारतीय शासन प्रणाली का भी हृदय कहा जा सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में जो कथित विधित उक्तियां जो हैं वो भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती है। जैसे कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन तंत्र घूमता है, या मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड के समान है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। तो मंत्रिमंडल जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ और पावर्स जो हैं वो कैबिनेट के पास हैं। अगर हम उनकी कार्य शक्तियाँ देखें तो सबसे पहला कार्य जो है वो है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल पॉलिसी को डिटरमाइन करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबंध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। जो भी प्रशासनिक नियम है यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं उनका जो निर्माण है वो भी कैबिनेट करती है। और ऑग जो है उनका ये कथन भारतीय मंत्रिमंडल पर भी लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो नीति निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिस पे वे विधिक रूप में उसको पास कराना चाहते हैं। यानी व्यवस्थापन की शक्ति जो है वो भी कैबिनेट के पास है। दूसरा जो कार्य है वो है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से तो संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जो है वो कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है और व्यवहारतः राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल ही करता है। इसलिए युद्ध हो, शांति हो, वैदेशिक नीति हो आदि जो उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनका निर्णय मंत्रिमंडल या कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कैबिनेट जो है वो देश की सर्वोच्च कार्यपालिका और नेशनल पॉलिसी जो है उसका निर्देशक होता है। अध्यादेश और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और अधिक बढ़ गए हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल जो है वो समन्वयकारी कार्य भी करते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए जो सरकार है विभिन्न विभागों में विभाजित होने के कारण सरकार में एक प्रकार का आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय होना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो और उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन जो है लाने का काम जो है वो मंत्रिमंडल की जो समितियां हैं, जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो ही करती हैं, उनकी स्थापना की जाती है। वित्तीय कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। देश की आर्थिक नीति को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है, वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है और जो भी वित्त विधेयक हैं अन्य जो भी उनको भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। जितने भी हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारे वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण जो है वो भी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के द्वारा वैदेशिक संबंधों का नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों में अध्यक्षों और सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दे दी जाती है। नियुक्ति संबंधी कार्य भी कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। संविधान
के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों में जो है राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक व सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। वास्तव में जो मंत्रिमंडल है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और देश की जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उस पे सारा अधिकार जो है वो कैबिनेट का ही होता है। उसके बाद कैबिनेट जो है, जो उसका जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री जो है भारत में ब्रिटिश संविधान के द्वारा ही प्रधानमंत्री का पद भी परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री जो है वो जो जितने भी उसके अध्ययन है वो सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर ही आधारित होता है। प्रधानमंत्री का चयन उस दल के द्वारा किया जाता है जिस दल में लोकसभा को बहुमत प्राप्त है और फिर उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जो है वो देश का सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च शासक है। व्यवहार में जो देश की समस्त जो शासन व्यवस्था है वो उसी की इच्छा अनुसार संचालित होती है। ये व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है या आवश्यक संशोधन कराकर सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति जो है वो सुप्रीम होती है। कभी कभी परिस्थितियोंवश भले ही उसको अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़े, लेकिन अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के निर्णय ही मान्य होते हैं। देश की जनता हो, संसद हो, राज्य सरकारें हों, प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ और सम्मान का पद है। अगर हम प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति देखें तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं, लेकिन समय, स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी जो पोजीशन है वो घटती और बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री जो है उसकी वास्तविक स्थिति जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला तो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व ये है कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है। यदि मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी हुई अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर होती है और प्रधानमंत्री के पद पर निरंतर दबाव बना रहता है। एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री की जो स्थिति है बहुत सीमा तक उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। यानी स्वाभाविक रूप से जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में और निर्बल व्यक्तित्व वाला एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक गठबंधनों से को किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है और प्रधानमंत्री की स्थिति जो है, शक्ति जो है वो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उस पर भी निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है और सामान्य रूप में वह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से संसद मंत्रिमंडल के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है और संसद जो है वो मंत्रिमंडल के कार्य को असंतुष्ट हो तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव कर मंत्रिमंडल को पदच्युत भी कर सकती है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो कैबिनेट और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है। थैंक यू सो मच।